हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। स्नोफील्ड। व्हाट डू यू मीन टू हियर स्नोफील्ड्स? In the region where the temperature are very mild below to freezing point and precipitations occur in the form of snowfall. Wherever the rate of snow melting or it is evaporation is lower than the rate of snowfall in a year, and the snow accumulate into the great marks of the ice and permanently snow cover the regional of these types is called the snow field. And the snow is a field occur in the polar region and the high mountainous area. There is a most important here. There is a high is a polar ice occur there a high mountainous area. Snow fields are away found above the snow line. The snow line is on the imaginary line above to the which there is the permanent snow. The height of the snow line is not uniform as and they are affected by the latitude amount of the snowfall and direction of the wind and slope. That is the most important here. The important here permanently snowfall covered region of this type is called to the snowfield is the most important point here. And there is an important also regional permanent covered by the snow and the ice is called a snowfield. The region permanently covered by the snow and ice is called the snowfield. The snow line is the lowest limit of the permanent snow and factor affecting the snow lines and altitude amount of the snowfall, direction of wind and slope of the land. There is the most important. यहाँ पर जो अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर हम कर रहे हैं, हिमानी पवन और समुद्री तरंगों के कार्य। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है, और इम्पोर्टेंट चैप्टर के जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है हिम क्षेत्र। देखिए हिम क्षेत्र क्या होती हैं? कहते हैं जिन प्रदेशों में तापमान सदैव हिमांक के कम रहता है वहाँ वर्षण हिम के रूप में ही होता है, जिसे हिमपात कहते हैं। यानी हिमपात होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि ये प्रदेशों में जो है तापमान वो हमेशा ही 0 डिग्री से कम ही रहता है। जहाँ पूरे वर्ष हिम के पिघलने या भाप बनकर उड़ने की दर जो है हिमपात की दर से कम रहती है, वहाँ हिम की मोटी परत जम जाती है और ऐसे प्रदेश सदैव ही हिम से ढके हुए रहते हैं, और इस प्रकार स्थायी रूप से हिम से ढके रहने वाले क्षेत्र को हिम क्षेत्र कहते हैं। तो ये आप बहुत ही आसानी से याद भी कर सकते हो कि अस्थायी रूप से हिम से ढके रहने वाले क्षेत्र को हिम क्षेत्र कहते हैं। हिम क्षेत्र जो है ध्रुवीय प्रदेशों और उच्च पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं। हिम क्षेत्रों की स्थिति सदैव ही हिम रेखा के ऊपर रहती है। हिम रेखा एक ऐसी रेखा है जिसके ऊपर हिम का स्थायी क्षेत्र होता है। देखा जाए तो हिम क्षेत्र ध्रुवीय प्रदेश और ऊंचे पर्वतीय भागों में सदैव पाए जाते हैं। ये तो आपने भी देखा होगा, हिम क्षेत्र उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जो काफ़ी ऊंचे पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं, और हिम क्षेत्रों की स्थिति सदैव ही हिम रेखा के से ऊपर ही होती है। और हिम रेखा एक ऐसी रेखा है जिसके ऊपर हिम का स्थायी क्षेत्र बना हुआ रहता है। यानी हिम रेखा एक ऐसी रेखा है जिसके ऊपर हिम का स्थायी क्षेत्र होता है। हिम रेखा की ऊंचाई जो है सभी स्थानों पर एक सी नहीं होती है, और ये अक्षांश हिमपात की मात्रा, पवनों की दिशा और जो है भूमि के ढाल द्वारा प्रभावित होती है। देखिए ये कई मायने में इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि इसके स्थान जो है एक जैसा नहीं होता है, और इसके अक्षांश से हिमपात की मात्रा, पवनों की दिशा और भूमि की ढाल द्वारा प्रभावित होती है। जैसा भूमि की ढाल होगा वैसा ही ये देखने को मिलेगा। कहते हैं हिम से सदैव ही ढके रहने वाले क्षेत्र को हिम क्षेत्र कहते हैं। यानी जो सदैव ही बर्फ से ढके हुए रहते हैं उसे हम हिम क्षेत्र के नाम से जानते हैं। हिम रेखा स्थायी हिम की न्यूनतम सीमा होती है, और हिम रेखा को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं अक्षांश, हिमपात की मात्रा, पवनों की दिशा और भूमि के ढाल। तो ये सारे चीज़ें जो है कई मानने में कई इम्पोर्टेंट है। The next topic is glacier. What is a glacier here? The glacier is a generally word that is used of the day-to-day life. The glacier in the regional experience of the snowfall. The glacier here, the experience of the snowfall. The snow is a keep in the accumulating the layer once above the other. It is the overlying pressure is applied to the underlying snow. It is so great that snow is a lower layer is a granular and the hard and compact. The pressures also is a quicken
the melting of the some of the snow, which on the refreezing start turning into the granular ice. Again, it is the pressure of the overlying layer which is a make this is a solid marks of the ice mobile. This great marks of the ice moving more under its oven weight is called to the glacier. There is the most important here. Again, it's the pressure of the overlying layer which is a make this is a solid marks of the ice mobile, and this great marks of the ice moving more under it is oven weight is called to the glacier. Its velocity is a very low and it is a move from a few centimeter to the few meter in a day. That is the most important here. And important also here, types of glacier. Here, types of glacier on the basis of the location or area of the origins is a glacier are divided into two types. The first here, continental glacier, and second is a valley glacier. This is the most important. Continental glacier and the valley glacier is the two types glacier here. The first here, a continental glacier. The continental glacier here, the thick ice sheet covering the vast area of land is called a continental glacier. The thickness of the ice in such a region goes up to is 1,000 of meters. Glacier of this is the type the build up at the center and move the outward in all direction. Sedimental is the glaciers of the today are found mainly in the Antarctica and Greenland. There is the most important. There are continental glacier is a found. Remember now, is the Antarctica and the Greenland. There is the most important here. The precipitation is this is a reason occur in the form of snow. It's a get accumulated year by year because of the relatively slow rate of it is a melting. There is also important point here. There is a accumulate year by year because reason by the relatively slow rate of the melting. The next state is a valley glacier. There is a valley glacier is the most important here. When the marks of the ice from to the high mountainous region start moving down into the pre-existing valley, it is a call of valley glacier or mountain glacier. The shapes of the valley glaciers depend on the valley it is occupies, and where the valley is bordered as the glacier spread outward and there is a valley is a narrow. The glacier is a contract. There is the most important area. The longest glacier is in India is the Sichuanese Glacier. Sichuanese Glacier and Karakoram Range which is a 72 kilometer long. There is the most important here is 72 kilometer longer. And Gangotri Glacier is the Uttarakhand is a 25.5 kilometer long. There is a many of smaller glaciers in other part of Himalaya. Their length of varies from 5 to 10 kilometer. There is the most important here. The two important river of India is the Ganga, Yamuna, origin net from to the Gangotri and Yamuna 3 is a glacier respectively. There is the most important here. The Ganga, the Yamuna originate from to the Gangotri and Yamuna 3 is a glacier respectively. A moving marks of the ice snow is a call to the glacier. There is the most important point. A moving mass of ice is a snow is called a glacier. Glacier are two types of continental glacier and valley glacier. यहाँ पर हमारा जो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है हिमानी. देखिए हिमानी यानी ग्लेशियर, ये सामान्य शब्द है जिसके ग्लेशियर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि जो कि बर्फ से ढका हुआ होता है और कोई 1 किलोमीटर नहीं होता, कई कई किलोमीटर होते हैं ये, और ये बहुत ही काफ़ी देखने में अच्छे भी लगते हैं और ये पहाड़ी क्षेत्रों में जनरली देखने को मिलता है. तो यही बात यहाँ दर्शाता है कि हिमानी यानी हिमानी का मतलब होता है हिमपात के क्षेत्र में हिम के परतें एक दूसरे पर जमती चली जाती है, तो इसका नाम जो है हिमपात का जो है दिया गया या हिमानी कहा गया है. ऊपर की परतें का जो है दबाव नीचे की हिम की परतों पर पड़ता रहता है, यानी अगर देखा जाए तो ऊपर की परतें जो होती है नीचे वाले परत को जो है दबाव डालता रहता है और ये नीचे और चलती जाती है, यानी एक परत के बाद एक परत जो है बिछती रहती है. यह दबाव इतनी अधिक हो जाती है कि हिम जो है दबोदार, कठोर और ठोस हो जाती है. आपने देखा होगा अगर पहाड़ी क्षेत्र में गए होंगे तो वहाँ के जो बर्फ़ होते हैं काफ़ी ठोस होते हैं, पहले रुई की तरह ही हमारे ऊपर गिरते रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जमते जाते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं.
यानी ये दावेदार, कठोर और ठोस हो जाते हैं। दबाव की अधिकता के कारण ही हिम का कुछ भाग पिघलने भी लग जाती है। यानी देखा जाए तो हिम के कुछ भाग जो होते हैं पिघलने लगते हैं। ऐसा बर्फ जब दोबारा जमता है तो दावेदार बर्फ का रूप ले लेता है। यानी दावेदार बर्फ के रूप धारण करना एक बहुत ही साधारण बात है। ऊपर की परतों के भारी दबाव के कारण ठोस बर्फ खिसकने लगती है। यानी ऊपर की परतें के जो भारी दबाव पड़ता है इसके कारण जो है ये धीरे धीरे खिसकने लगती है। अपने ही भार को इस दबाव के कारण खिसकते बर्फ की विशाल राशि को जो है हिमानी कहते हैं। यानी अपने साथ खिसकने के लिए जो इसके परत बाई परत बैठती चली जाती है इसी का ही जो है नाम दिया गया है हिमानी। इसकी गति बहुत ही मध्य होती है और यह एक दिन में कुछ सेंटीमीटर से लेके कुछ मीटर तक ही खिसक सक पाती है। यानी देखा जाए तो इसकी गति बहुत ही मंद होती है, यानी बहुत ही कम गति होती है। आगे जो हमारे समक्ष है हिमानियों के प्रकार। देखिए हिमानियों जो है ग्लेशियर के टाइप्स ऑफ ग्लेशियर। तो हिमानियों के प्रकार क्या है? हिमानियों को उनकी उत्पत्ति के स्थान पर या क्षेत्र के आधार पर दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। एक जो होता है महाद्वीपीय हिमानी और दूसरा जो होता है घाटी हिमानी। यानी महाद्वीपीय हिमानी और घाटी हिमानी जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं महाद्वीपीय हिमानी क्या है। यहाँ पर जो हमारा समक्ष आया है महाद्वीपीय हिमानियाँ। देखिए बर्फ से ढककर एक बहुत बड़े क्षेत्र को जो है महाद्वीपीय हिमानी कहते हैं। यानी बर्फ से अगर एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है ढक जाता है तो इसका जो है नाम दिया गया है महाद्वीपीय हिमानी। इन क्षेत्रों में बर्फ की परतें हजारों मीटर मोटी हो जाती है। हजारों मीटर की कल्पना आप समझ सकते हो कि कितना मोटा हो सकता है। और इस प्रकार की हिमानियों का निर्माण एक केंद्र के चारों ओर होता है तथा वे बाहर की ओर सभी दिशाओं में खिसकती रहती है। महाद्वीपीय हिमानी जो है आजकल ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में पाई जाती है। यानी ये आपको याद रखने वाली बात है कि महाद्वीपीय हिमानी आजकल जो है ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में पाई जाती है। ये पीएमटी क्वेश्चन भी रहता है। कहते हैं बच्चों पीएमटी क्वेश्चन जो होते हैं बड़े बड़े क्लासों के बच्चे जो वीडियो देखते रहते हैं उनसे उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। उनको तो जब उन्होंने टॉपिक समझेंगे तब उनको जाकर मिलेगा कि भाई यूपीएससी एग्ज़ाम में आता क्या है। कहते हैं आईएएस की तैयारी करना या यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करना कोई साधारण बात नहीं रहता है। बच्चे क्या करते हैं वहाँ पर लिखा रहता है कि यूपीएससी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए आपको यही एग्ज़ाम में आएगा। लेकिन एक्चुअली में जिन्होंने दिया है जो एग्ज़ाम उन्होंने बैठे हैं उनको पता है कि यूपीएससी में एग्ज़ाम में आता क्या है। कहते हैं वहाँ पर वो चीज़ें नहीं आती है जो आप कल्पना करते हो, वो आती है जो रिसेंटली रहती है और जिसके बारे में आप जो है चैप्टरों में पढ़ रखे होते हो। ठीक है 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन करा देने से जो है कोई यूपीएससी एग्ज़ाम इतना क्रैक नहीं कर लेगा। तभी तो लाखों बच्चों हर साल एग्ज़ाम देते हैं और उसमें से कुछ ही बच्चे निकल पाते हैं क्योंकि जिसने दिया है उसको पता है। ठीक है और इसका एक्सपीरियंस मैं बयां कर रहा हूँ, अपनी खुद की एक्सपीरियंस बयां कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यूपीएससी एग्ज़ाम देना इतना आसान नहीं रहता। जो इन चीज़ों को पढ़ता है इसी में से क्वेश्चन उठाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बना है कि जो है महाद्वीपीय हिमानी आजकल जो है किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम ग्रीनलैंड या अंटार्कटिका में पाई जाती है और ये क्षेत्र अंटार्कटिका ही बनाई गई है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। इसलिए जो बच्चों ने आगे अगर फ्यूचर में सोच रखा है कि हमने अगर ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उनको हर एक सिलेबस को जो है बहुत बारीकी के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है और साथ में रिसेंटली जो अफेयर होते हैं जो करेंटली अफेयर होते हैं उनको भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। ये सारे क्वेश्चन जो है मिला जुला के आते हैं जो कि उसको आसानी से आप जो है यूपीएससी एग्ज़ाम को कर सकोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना ये जो मैं टॉपिक कराता हूँ बहुत मानने में इम्पोर्टेंट रहता है और ये हर एक बच्चों के लिए ज़रूरी है। कहते हैं भविष्य के लिए भी ज़रूरी है। वो 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आप करके जो है यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ आपको जो है मूर्ख बनाने की कोशिश किया जाता है। ठीक है चलिए ये बात तो ज़रूरी थी जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस बताया है। लेकिन आगे हम देखते हैं हमारा अगर टॉपिक क्या चल रहा है। कहते हैं इन प्रदेशों में जो है वाष्पन हिम के रूप में होता है। देखिए जो वाष्पन होती है वो हिम के रूप में होता है और हिम के पिघलने की दर को कम होने के कारण यहाँ प्रतिवर्ष हिम एकत्र होता ही रहता है। यानी देखा जाए तो जो है ईयर बाय ईयर जो है हिम यहाँ इकट्ठा होना एक स्वाभाविक बात रहती है। उसके पश्चात जो है दूसरा टाइप है घाटी हिमानियाँ यानी वैली जो है ग्लेशियर। जब ऊंचे पर्वतीय भागों से बर्फ की जो है विशाल राशि
पहले से विद्यमान घाटी में जो है खिसकने लगती है तो इस घाटी को हिमानी या पर्वतीय हिमानी कहते हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि जब ऊंचे पर्वतीय भागों से बर्फ की विशाल राशि पहले से विद्यमान घाटी में खिसकने लगती है तो इसी के जो है नाम हम घाटी हिमानी या पर्वतीय हिमानी कहते हैं। घाटी हिमानी की जो है अंटार्कटिका घाटी की आकृति यानी आकृति घाटी के अनुसार बदलती रहती है। यानी जैसी घाटी होती है वैसा ये बदलता रहता है। जहाँ घाटी चौड़ी होती है वहाँ हिमानी बाहर की ओर फैल जाती है और जहाँ घाटी संकीर्ण होती है वहाँ हिमानी के भी जो है संकुरण पड़ता है यानी सिकुड़ने लग जाती है। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट रहता है। भारत की सबसे लंबी हिमानी जो है काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सेचानी हिमानी है। देखिए ये कई मायने में इम्पोर्टेंट है ना यूपीएससी एग्जाम के लिए कि भारत की सबसे लंबी हिमानी जो है कौन सी है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला है कि जिसको हम जो है सयानी हिमानी भी कहते हैं। इसकी लंबाई जो है 72 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश में गंगोत्री हिमानी जो है 25 किलोमीटर लंबी है। हिमालय के अन्य भागों में अनेक छोटे छोटे हिमानियाँ भी है जिनकी लंबाई 5 से 10 किलोमीटर के बीच हो सकती है। भारत की 2 प्रमुख नदियाँ गंगा और यमुना भी क्रमशः गंगोत्री और जो है यमुनोत्री हिमानियों से निकलती है। इसलिए कहा जा सकता है, अगर 2 पॉइंट हमारे समक्ष आया है कि जो है खिसकती हुई बर्फ की राशि को हिमानी कहते हैं और हिमानियाँ 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महाद्वीपीय हिमानी और एक होती है घाटी हिमानी, जो कि आप क्लियर समझ में आ चुका होगा।